तो दोस्तों, आज की कहानी है पति की चाल का अंजाम। ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है। ये कहानी एक घमंडी लड़के के ऊपर है। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा। शादी के अगले दिन ही मैंने अपनी पत्नी के ऊपर पैसों की बंडल फेंकते हुए कहा कि तलाक दे दो। ये सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अभी तो शादी हुई है और आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुरंत हंसकर बोला, मोहब्बत? वो भी तुम जैसी गरीब लड़की से, जिसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया था। मैंने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए शादी की थी और अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तभी वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि भगवान देखना, इसका इंसाफ जरूर करेंगे। ये कहते हुए वो रोती हुई वहां से चली गई। मैं अपनी पत्नी से बदला लेकर बेहद खुश था। मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका था। इसी तरह मेरी जिंदगी भी चलने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था जो मैंने गुनाह किए थे उसकी सज़ा मुझे जल्द ही मिलने वाली है। जल्द ही पूरे 8 महीने के बाद मुझे कारोबार में काफ़ी भारी भरकम नुकसान होने लगा और कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी थी। माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, एक भी रुपया जेब में नहीं था और कई दिनों से मैं भूखा था। मैं भी बाकी भिखारियों की तरह एक मंदिर के सामने आकर हाथ फैलाकर खड़ा था। मंदिर के बाहर एक आलीशान गाड़ी रुकी जिसमें एक औरत सबको खाना दे रही थी। तब मैंने भी हाथ फैलाकर खाने की प्लेट पकड़ ली और जैसे ही उस औरत का धन्यवाद करने के लिए मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी पूर्व मेरा नाम अंकित है। बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सा घमंड पला आया था। वजह साफ थी, मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद था और मेरे पिता शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में गिने जाते थे। उनका नाम सिर्फ पहचान नहीं था बल्कि दबदबा था। लोग उनसे बात करते समय शब्दों को तोलते थे। घर में मेरे लिए ना जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जो चाहा वही मिला मुझे ज़िंदगी में। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि दुनिया मेरे लिए ही बनी है, ना कि मैं दुनिया के लिए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा घमंड भी मेरे साथ बड़ा होता गया। पढ़ाई के लिए मैं शहर के एक महंगे नामी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिल हुआ, जहाँ अमीर घरों के बच्चे अपने करियर को चमकाने के लिए आते थे। वहाँ मेरा नाम किसी पहचान की तरह नहीं बल्कि डर की तरह लिया जाता था। ट्रेनर मुझसे उलझने से बचते थे और बाकी स्टूडेंट मुझे देखकर चुप हो जाते। मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जो दोस्त कम और मेरे साइज ज़्यादा थे। मुझे खुश देखना ही उनका काम था। हम सब मिलकर नए आने वाले लोगों पर अपनी पकड़ दिखाते थे, खास करके उन पर जो ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाते थे। हमें लगता था कि हर किसी को उसकी जगह याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ सेंटर के बाहर बने कैफ़े में एरिया में बैठा था। तभी मेरी नज़र एक नई लड़की पर पड़ी। उसका चलना, उसका ठहराव, सब कुछ अलग था। वह ना तो इधर देख रही थी ना उधर। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की मौजूदगी से फ़र्क ना पड़ता हो। मेरे एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है नई आई है और खुद को कुछ ज़्यादा ही समझती है। मैंने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, जो खुद को ज़्यादा समझता है उसे ज़मीन पर लाना सबसे मज़ेदार होता है। उस लड़की का नाम गुंजन था। पता चला कि वह एक साधारण परिवार से है, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है। अपने पुराने कॉलेज में वह हमेशा आगे रही थी। यही बात मुझे खटक गई। जो लोग बिना नाम पैसे के भी सिर उठाकर चलते हैं वे मुझे बर्दाश्त नहीं होते। जब वो पास से गुजरी मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीका चुना। मैंने जानबूझकर तेज आवाज़ में अपने दोस्तों से कहा, कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ी पढ़ाई और थोड़ा एटीट्यूड उन्हें खास बना देता है। मेरे दोस्त हंस पड़े। मैंने बात वहीं ख़त्म नहीं की। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, यहाँ टिकने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, हैसियत भी चाहिए। वह रुक गई। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन कमज़ोर नहीं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर बात तुम्हारी नहीं तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? लोग रुक चुके थे। माहौल भारी हो गया। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे अपने अंदर कुछ तय कर रही हो। फिर अचानक उसने सबके सामने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज़ नहीं, इज्जत टूटी थी उस वक्त। मेरे दोस्त सन्न रह गए। हंसी गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। याद रखना, वह ऊंची आवाज़ में बोली, किसी को नीचा दिखाना ताकत नहीं होती और हर कोई तुम्हारा डर नहीं पालता। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। मैं हिला तक नहीं। मेरे कान गर्म हो रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे अंदर जलन हो रही थी। आज तक किसी ने मुझे इस तरह सबके सामने नहीं रोका था। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, हैरानी थी। उसी पल मैंने तय कर लिया
इस लड़की ने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं इसे भूलने वालों में से नहीं हूँ। घर आकर भी वह पल बार बार सामने आता रहा, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ और वह थप्पड़। अजीब बात यह थी, मुझे सिर्फ गुस्सा नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत मुझे बेचैन करी थी। मैं जानता था वह चुप नहीं बैठेगी, वह आवाज़ उठाएगी, लोगों को बताएगी। और सच कहूँ तो मैं यही चाहता था। उस दिन पहली बार लगा कि किसी ने मुझे सच में देखा है। लेकिन मैं अंकित हूँ, मुझे टकराव पसंद है। अगले दिन पूरा सेंटर अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। हर कोई एक ही बात कर रहा था कि अंकित को थप्पड़ पड़ा है। जो लोग कल तक मेरे आसपास मंडराते थे आज दूरी बना रहे थे। मैंने भी गुंजन से पूरी तरह दूरी बना ली। वह जिस बैच में होती मैं उधर नहीं जाता। उस थप्पड़ के बाद मैंने सोचा था कि वह घबरा जाएगी, टूट जाएगी, या कम से कम मुझसे टकराने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह वैसे ही अपने काम में लगी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन समय पर आती, क्लास में बैठती, नोट्स बनाती और बिना किसी से उलझे चली जाती। ना शिकायत, ना हंगामा, ना आंसू। उसकी ये खामोशी मुझे अंदर से चिढ़ाने लगी थी। तीसरे दिन मैंने तय कर लिया कि अब उसे यह एहसास कराना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुँच कहाँ तक है। मैं सीधे स्किल डेवलपमेंट सेंटर के एडमिन ब्लॉक गया। वहाँ अपने नाम का फ़ायदा उठाया और गुंजन की पूरी फाइल निकलवाई। उसकी पढ़ाई, पूरा परिवार, बैकग्राउंड, सब कुछ ही मिनटों में मेरे सामने था। इसके बाद मैं उसके कोर्स के सीनियर ट्रेनर से मिला। मैंने बड़े ही आराम से कहा कि वह लड़की क्लास में सवाल जवाब के नाम पर डिसिप्लिन बिगाड़ती है और कई स्टूडेंट उससे परेशान हैं। बात को मैंने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। ट्रेनर ने पहले उसका बचाव किया और कहा कि वह सेंटर की सबसे होनहार स्टूडेंट है। मैंने जेब से कुछ पैसे निकाले, मेज पर रखे और बस इतना कहा, हर बात सिर्फ किताबों से नहीं समझी जाती सर। उसने कुछ नहीं कहा। अगले हफ्ते गुंजन के नाम एक ऑफिशियल वार्निंग नोटिस जारी हुआ, गैर जिम्मेदार व्यवहार के नाम पर। वह नोटिस सेंटर के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया ताकि हर आने वाला उसे देख सके। उसे समझते देर नहीं लगी ये सब किसने किया है, लेकिन वह फिर भी मेरे पास नहीं आई। न गुस्सा, न सफाई, न कोई प्रतिक्रिया। मेरे अगले कदम से पहले ही उसने खुद को और ज़्यादा चुप करा लिया था। अगले दिन मैंने उसके बेंच के एक लड़के से बात की। मैंने उसे कहा कि अगर गुंजन को मुझसे कोई परेशानी है तो सीधे आकर मुझसे बात करे, पीछे से बात करना उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। लड़के ने घबरा कर कहा कि वह किसी से बात नहीं करती, पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अलग अलग रहती है। मुझे लगा कि शायद ये मेरे दबाव का असर है। लेकिन अगले ही दिन जब मैं सेंटर पहुंचा तो मुझे पता चला जो उसने मेरे पैरों को ठिठका दिया था। गुंजन ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर छोड़ दिया था। जिससे मुझे लड़ना था वह तो बिना लड़े ही गायब हो गई। ये जीत नहीं थी, ये एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने एडमिन से उसका पता निकालने की कोशिश की, फ़ोन नंबर ढूंढा, लेकिन कुछ भी हाथ न लगा। फिर मैंने उसकी एक करीबी सहेली से बात की। उसने सीधा कहा कि अंकित, प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो, वह तुमसे दूर रहना चाहती है। मैंने पूछा कि क्या उसने खुद कहा है। उसने सर हिलाया और कहा, हाँ, उसने ये भी कहा है कि अगर कभी दोबारा सेंटर आई तो सिर्फ बदला लेने के लिए आएगी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बदला? वो भी मुझसे? अंकित अग्रवाल से? मैंने उसी पल ठान लिया कि मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। कई दिन बीत गए, उसका ख्याल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैंने उसके पुराने कुछ सहेलियों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। एक लड़की ने ताना मारते हुए कहा, अब क्यों याद आ रही है तुम्हें? तुमने ही तो उसकी ज़िंदगी उलट कर दी थी। मैंने बस इतना कहा कि मैं उसे एक बार बात करना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे पता चले कि वह शहर के पुराने हिस्से की एक साधारण कॉलोनी में रहती है। मैं उसी शाम वहाँ पहुँच गया। छोटे छोटे घर, सादा माहौल, वह दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैंने उसके घर का पता पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि अब वह वहाँ नहीं रहती है। उसके माता पिता ने उसकी नानी के घर भेज दिया है और उसकी पढ़ाई भी रोक दी गई है, वजह सेंटर में बदनामी की बातें। 2 दिन बाद उस महिला ने मुझे फ़ोन किया और उसका नया पता दिया। जाते जाते उसने ये भी बताया कि गुंजन की शादी की बात पक्की हो चुकी है। उसका रिश्ता 2 साल पहले ही तय हो गया था और जल्द ही शादी होने वाली है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। यह मोहब्बत थी या हार का डर, मैं खुद नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि वह किसी और की नहीं होनी चाहिए। मैं उसके नए मोहल्ले पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। एक उम्रदार औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने खुद को उसके ट्रेनिंग सेंटर का दोस्त बताया और गुंजन से मिलने की बात कही। उसने शक से देखा और कहा कि वह घर पर नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि उसे बता दीजिएगा कि अंकित आया था। अगर वो मुझसे बात करना चाहेगी तो खुद संपर्क करेगी। मैंने यही सोच लिया था। कुछ दिन बाद उसकी पड़ोसन से मेरी मुलाकात हुई। उसने साफ कहा कि गुंजन की शादी मेरी वजह से जल्दी तय कर दी गई है। उसके माता पिता बदनामी से डर गए थे। गुंजन आगे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ये सुनकर पहली बार मुझे अपने किए पर शर्म आई। मैं घर पहुंचा और अपने पेरेंट्स से कह दिया कि मैं गुंजन से शादी करना चाहता हूँ। पापा तुरंत भड़क पड़े। उन्होंने कहा, हमारी इज्जत, नाम और हैसियत सब दांव पर लग जाएगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे पता चला कि 4 तारीख को उसकी शादी है। एक दिन बाजार में वह मुझे दिख गई।
अपनी माँ के साथ खरीदारी करी थी। जैसे उसकी माँ दूसरी दुकान पे गई, मैंने रास्ता रोक लिया। उसने नज़रें झुका ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बात सुन ले। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वह शादी ना करे। वह हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। उसने कहा, जब तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया तब ये प्यार कहाँ था? मैंने माफ़ी मांगी, खुद को बदला हुआ बताया। उसने बस इतना कहा कि मेरे लिए अब सब खत्म हो चुका है, और वह चली गई। हताश होकर मैंने उसके दोस्त के हाथों से उसे संदेश भिजवाया कि अगर उसने मुझसे शादी न की तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। फिर कोई जवाब नहीं आया। शादी की रात मैंने सच में गोलियां खा ली। अस्पताल में जब मेरी आंख खुली तो दोस्त ने चुपचाप मेरे सामने गुंजन की शादी की तस्वीर रख दी, लाल जोड़े में झुकी हुई आंखों के साथ। वह वहाँ थी और मैं यहाँ पर। हॉस्पिटल से लौटने के बाद मेरी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी थी, लेकिन भीतर सब कुछ टूटता बिखर रहा था। घर का माहौल बदल गया। मेरे माता पिता अब मुझ पर नजर रखते, जैसे मैं कोई कांच की चीज़ हूँ जो जरा सी ठोकर से ही टूट सकती है। मैं ज़्यादातर चुप रहता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, न दोस्तों से न रिश्तेदारों से। कमरे में बैठा रहता या देर रात तक टहलता। नींद भी जैसे मुझसे नाराज़ हो गई थी। खुद को संभालने के लिए मैंने पिता के कारोबार में हाथ बांटना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मैं धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौट रहा हूँ। मेरे ऑफिस जाने से वे खुश थे। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं काम से नहीं, बस काम से भाग रहा था। ऑफिस का माहौल नया था, चेहरे अनजान थे। फाइलें खोलता, मीटिंग अटेंड करता, लेकिन दिमाग फिर से कहीं और भटकता रहता। एक दिन मैं अपने केबिन में बैठा क्लाइंट फाइल देख रहा था। तभी रिसेप्शन से कॉल आया कि एक दंपति मुझसे मिलने आई है। मैंने बिना देखे उन्हें अंदर बुलाया। जैसे ही वो सामने आए, मेरी सांस कुछ पल के लिए अटक गई। सामने वो लड़की खड़ी थी जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वह लड़की, उसके साथ खड़ा आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, चेहरे पर सुकून और आंखों में भरोसा। वह लड़की अब मेरी पुरानी पहचान से बहुत अलग लग रही थी। सिर झुका हुआ था, आवाज़ धीमी, लेकिन उसके खड़े होने में एक ठहराव था। उसका पति पूरे आत्मविश्वास के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था। वह हर फैसले से पहले उससे नज़रें मिलाता और उसकी सहमति का इंतजार करता। मुझे साफ दिख रहा था कि वह आदमी अपनी पत्नी की राय को कितनी अहमियत देता है। मीटिंग लंबी चली, बिजनेस की शर्तें तय हुई, कागजों पर दस्तक हुए। उस पूरी बातचीत में उसने एक भी बार मुझसे नजरें नहीं मिलाई, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे पहचान चुकी है। मीटिंग के बाद मुझे उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मिली। नाम नितिन, अपना खुद का काम, साफ सुथरी छवि, स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में निवेश करता था। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी पूरी लग रही थी, और शायद अंदर से भी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैं कभी कमज़ोर समझ बैठा था, वह किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ी थी जो उसे इज्जत देता था। अगले हफ्ते मैंने नितिन को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया। वजह काम थी, लेकिन मन में कुछ और भी चल रहा था। वह खुलकर बात करता था, अपने प्लान्स, अपने सपने और अपने भविष्य के बारे में। उसकी बातों में बनावट नहीं थी। बातों बातों में मैंने उसकी पत्नी की तारीफ कर दी। उसने मुस्कुरा कर कहा कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वह कम बोलती है, लेकिन हर जिम्मेदारी को पूरा ईमानदारी से निभाती है। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ कसक सी हुई। उसका नाम किसी और के विश्वास से जुड़ा था। मैं समझ चुका था कि अगर मुझे उसके जीवन में दोबारा कोई जगह बनानी थी तो सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि दरिया से जाना होगा। और सबसे मजबूत दीवार उसका पति था। मैंने नितिन के साथ बैठना बढ़ा दिया, कभी लंच कभी कॉफ़ी। बातचीत में घर परिवार की बातें घूमने लगी। वह जल्दी खुलने वाला इंसान था। एक दिन उसने खुद बताया कि शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। मैंने हल्के से पूछा कि उसकी पत्नी कैसी है। उसने कहा, शांत समझदार, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चुप रहने वाली। मैंने बस इतना ही कहा कि कई बार चुप रहने वाले लोग अपने भीतर बहुत कुछ दबाए रखते हैं। बात को वहीं छोड़ दिया। उसने सवाल भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने विषय बदल दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अकेला और परेशान देखा। उसने खुद स्वीकार किया कि उसे लगने लगा है कि उसकी पत्नी कहीं और खोई रहती है। मैंने जानबूझकर मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि शायद उसके बीते समय की कुछ परछाइयाँ अब भी उसके साथ चलती हो। उसने बेचैनी से पूछा कि क्या मुझे कुछ पता है। मैंने कहा कि बस इतना सुना था कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर के दिनों में उसकी ज़िंदगी में कुछ उलझने थी। कोई बात बहुत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन असर छोड़ गई थी। मैंने ये भी बातें जोड़ दी कि वह सब पुरानी बातें हैं और उन्हें कुदेरना ठीक नहीं। यही वाक्य उसके मन में जहर की तरह उतर गया। अगले कुछ दिनों में उसने खुद मुझसे कहना शुरू कर दिया कि उसे अपनी पत्नी बदली बदली लगती है। मैंने उसे शक को और हवा दी, लेकिन खुद को दोस्त की तरह पेश करता रहा। एक दिन उसने मुझसे सीधा पूछा कि क्या मेरे पास उसकी पत्नी के उस दौर की कोई तस्वीर या जानकारी है। मैं पहले तैयार था। मैंने एक पुरानी फाइल से एक साधारण सी ग्रुप फोटो निकाली। वह फोटो किसी ट्रेनिंग बेंच की थी, जिसमें कई चेहरे थे। उसकी पत्नी भी थी, सामान्य सादी भीड़ का हिस्सा, लेकिन हालात ने उस तस्वीर को जहर बना दिया था। मैंने कहा, यह तो बस ट्रेनिंग की याद है, लेकिन मैं जानता था कि अब शक अपना काम करेगा। उस शाम मुझे सीधे कुछ नहीं पता था, लेकिन बातें खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। ऑफिस के स्टाफ में फुसफुसाहट थी। किसी ने कहा कि नितिन देर रात तक सेंटर से जल्दी निकल गया था। किसी ने बताया कि उसकी पत्नी फ़ोन पर काफ़ी देर तक रोती रही। मैं समझ गया, जो बीज मैंने बोया था अब वह जड़ पकड़ने लगा है।
अगले दिन नितिन देर से आया। चेहरा बुझा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे। वो सीधे काम पर नहीं बैठा, बल्कि काफ़ी देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। लंच के वक्त वह खुद मेरे पास आया, बिना भूमिका के बोला, शायद कुछ रिश्ते भरोसे पर नहीं टिकते अंकित। जब सवाल उठने लगे तो जवाब भी खोखले लगने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसने बताया कि पिछली रात उसकी पत्नी और उसके बीच तीखी बहस नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसने उसे कोई आरोप नहीं लगाया, बस पूछा था कि वह इतनी चुप क्यों रहती है, क्यों हर सवाल से बचने की कोशिश करती है। तब गुंजन ने कहा था कि वह थकी हुई है, उसे समय चाहिए। लेकिन नितिन के लिए यही जवाब सबसे बड़ा सवाल बन गया था। उसी शाम जब मैं पार्किंग की ओर जा रहा था तो मैंने उसे देखा। गुंजन अपनी गाड़ी में बैठी थी, इंजन बंद था, लेकिन वह अंदर ही अंदर जैसे टूट रही थी। उसकी हथेलियां स्टेयरिंग पर जमी थी और आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि वह कमज़ोर है, लेकिन अकेलापन सबसे बड़ा गवाह होता है। मैं दूर खड़ा रहा, मन ही मन सोचा, ये तो बहुत शुरुआत है। 2 दिन बाद नितिन मेरे केबिन में आया। इस बार वह बैठा नहीं, फाइल हाथ में पकड़े मेरे सामने खड़ा रहा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन फैसला साफ था। उसने कहा कि उसने अपनी शादी को आगे खींचना बंद कर दिया है। कोई झगड़ा नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बस एक रात, 2 लोग और एक फैसला। उसने बताया कि उसने महसूस किया है कि उसका रिश्ता सिर्फ सवालों पर टिका हुआ है, जवाबों पर नहीं। और ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। उसने अलग होने का रास्ता चुना, क्योंकि उसे लगा कि जब मन में भरोसा ही नहीं रहा तो साथ रहना दोनों के लिए सजा बन जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपने चेहरे को सामान्य रखा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि फैल गई थी। मैंने बस इतना कहा कि शायद उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने सिर हिलाया और बोला कि अब वह किसी सहारे की तलाश में नहीं है, फैसला ले चुका है। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। अब रास्ता साफ था। मैंने घर में धीरे धीरे गुंजन का जिक्र करना शुरू किया। यह बताया कि अब वह अकेली है, अपने माता पिता के साथ रहती है और मुश्किल दौर से गुजर रही है। शुरू में मेरे पिता नाराज़ हुए, उन्हें लगा कि मैं फिर किसी पुरानी उलझन में पड़ रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में बेचैनी और डर देखा तो उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वे जानते थे कि मैं पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक जा चुका हूँ। आखिरकार वे उसके घर रिश्ता लेकर गए। गुंजन के घर का माहौल बाहरी था। उसके माता पिता थके हुए थे, जैसे बहुत कुछ सह चुके हों। उन्होंने साफ कहा कि वे कोई फैसला बेटी की मर्जी के बिना नहीं करेंगे। गुंजन को बुलाया गया, वो सामने आई, शांत, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। जब उससे पूछा गया तो उसने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर ये सब उसके परिवार को सुकून देता है तो वह मना नहीं करेगी। उसे एक वाक्य में थकान थी और समर्पण था। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख तय करेगी। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, जैसे किसी को रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे पहली बार मैसेज किया, लिखा कि मैं चाहता हूँ कि हम आगे सब ठीक हो। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैंने फिर लिखा, इस बार हल्का, बिना किसी दबाव के। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे समय चाहिए। शादी से पहले की बातचीत छोटी छोटी थी। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी कहती थी उसमें शालीनता थी। एक बार उसने कहा कि उसे लगता है कि मैं पहले से बदल चुका हूँ। मैंने उसी वक्त बात को पकड़ लिया और कहा कि शायद ज़िंदगी ने मुझे सिखा दिया, हर जिद जीत नहीं होती। वह थोड़ी नरम पड़ी। शायद उसे लगा कि मैं सच कह रहा हूँ। शादी का फिर दिन भी आया। समारोह साधारण था, लेकिन चेहरे पर मुस्कानें थी। मेरे दोस्त भी आए। एक ने मजाक में कहा कि किस्मत ने मुझे वही मोड़ दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने बस मुस्कुरा दिया। मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं था, बस एक ठंडा सा संतोष था। मैं जानता था कि मेरी हर बात, हर वादा, हर मुस्कान एक योजना का हिस्सा है। गुंजन अब मुझ पर भरोसा करने लगी थी, और वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत था। वह जो कभी मेरे सामने बिना झुके खड़ी थी, अब मेरे शब्दों को सच मानने लगी थी, और मैं अगली चाल की तैयारी कर चुका था। 1 हफ्ते बाद बड़ी ही धूमधाम से मेरी और उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के शोर के बीच मुझे कहीं भी उत्साह नहीं दिखा। लोगों के चेहरे ऐसे थे जैसे किसी मजदूरी मजबूरी को रस्मों में लपेट दिया गया हो। गुंजन लाल जोड़े में सिर झुका हुआ था, आंखों में डर नहीं बल्कि थकान थी, जैसे वह लड़ चुकी हो और अब हार भी मान चुकी हो। रात गहराते ही उसे मेरे कमरे तक पहुंचा गया। दरवाज़ा बंद होते ही घर की सारी आवाज़ें पीछे छूट गई। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। वह पलंग के किनारे बैठी थी, हाथों की चूड़ियां बार बार आपस में टकरा रही थी। उसके होंठ काँप रहे थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने अपने चेहरे पर वही मुस्कान ओढ़ ली जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं जानता था कि उसे क्या सुनना अच्छा लगेगा। मैं उसके पास बैठा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये कहते वक्त मेरे शब्द नरम थे, लेकिन दिल में कोई सच्चाई नहीं थी। मैंने आगे कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी गलत हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं देख सकता था कि मेरी बात उसके दिल में उतर रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और एक एक करके वादे गिनाने लगा। मैंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें छोड़कर कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तुम बहुत खास हो। उस रात जिसे लोग सुहागरात कहते हैं, मैंने फिर बाद में वही किया जो मुझे करना था। मैंने उसे पास बुलाया, उसकी झिझक को प्यार का नाम दिया और डर के भरोसों को
बदल दिया। मैंने कहा, अब हम पति पत्नी हैं, तुम्हें मुझ पर पूरा हक है। वह काँप रही थी लेकिन मेरी बातों पर भरोसा कर रही थी। सच ये है कि उस रात मैंने उसे चाहा नहीं था, मैं उसका इस्तेमाल किया था। मेरे लिए वह एक इंसान नहीं बल्कि मेरी ज़िद पूरी करने का ज़रिया था। मैं जानता था कि वह नई दुल्हन है, सपनों से भरी हुई, और मैं उसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था। अगली सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा कि वह चुपचाप उठ चुकी थी। कुछ देर बाद वह चाय लेकर मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हो। उसने धीरे से कहा, चाय। उस पर न जाने क्यों मेरे अंदर सारा गुस्सा उमड़ आया। मैंने बिना कुछ बोले चाय का कप लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। कप टूट गया, चाय फैल गई। वह घबरा गई, उसकी आंखों में सवाल थे, डर था। मैं एक शब्द बोले बिना कमरे से बाहर चला गया। मुझे उसकी हालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन के बाद से मैंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा, उसे एहसास दिलाने लगा कि वह मेरी ज़िंदगी पर एक बोझ है। एक दिन गुस्से में मैंने साफ कह दिया कि तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें तुरंत भर आई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, अगर मजबूरी थी तो उस रात आपने मुझसे इतना सब क्यों कहा, मुझसे शादी क्यों की? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, वो सब बातें थी, हालात को संभालने के लिए। मुझे किसी और से प्यार था, और हाँ, तुमसे शादी करके मैंने खुद को बांध लिया। वो रो पड़ी। उसने पूछा, तो आपने मुझसे शादी क्यों की, अगर आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे? मैंने कहा, क्योंकि मैं कभी वैसा था ही नहीं, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ये सब किया। तुम्हें अपने पति से अलग करवाया, तुम्हारे घर में शक भरवाया। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पति के दिमाग में शंका अपने आप आई थी। नहीं, हर शक, हर गलतफहमी मैंने ही पैदा की थी। बस सुन रह गई। मैंने आगे कहा, तुम्हारा तलाक कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं चाहता था कि तुम पूरी तरह टूट जाओ, अकेली हो जाओ, ताकि तुम्हें सहारा देने वाला सिर्फ मैं ही दिखूं। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई इसलिए छुड़वाई क्योंकि पढ़ी लिखी औरत सवाल करती है, और मुझे सवाल करने वाली पसंद नहीं। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे मैं मोड़ जैसा चाहूँ वैसा चला सकूँ। वह ज़मीन पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों के नीचे सब कुछ खिसक गया हो। वह बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, जैसे शरीर वही था लेकिन उसकी रूह कहीं बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी आंखें सूखी थी, शायद रोते रोते थक चुकी थी। मैंने अलमारी खोली और एक मोटी सी फाइल निकाल कर बिना किसी भाव के उसकी तरफ उछाल दी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, इसे खोलो, ये तुम्हारी असली मुंह दिखाई है। उसके हाथ कांप उठे थे, उंगलियां जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर रही थी। फिर भी उसने फाइल खोली। कागजों पर नजर पड़ते उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह समझ चुकी थी। मैंने साफ कहा, ये अलग होने के कागज हैं, सबसे पहले से तैयार थे। आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वह फर्श पर फिसलती हुई बैठ गई, भराई आवाज़ में बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वह सब सह लूँगी। मैं हंस पड़ा, सहने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ तक लाया गया था। फिर मैंने अलमारी से कई नोटों की गड्डियाँ निकाली और एक एक करके उसके सामने फेंक दी। नोट फर्श पर बिखर गए। मैंने कहा, ये उन दिनों की कीमत है जो तुमने मेरे साथ गुजारे हैं। इतने महीने से जो तुम मेरे नाम पर जी रही थी, सो रही थी, सपने देख रही थी, ये उसी का हिसाब है। उसने पैसों की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र सीधी मुझ पर थी, जैसे आखिरी बार किसी इंसान को पहचानने की कोशिश करी हो। मैंने आगे कहा, तुम सोचती रही कि मैंने तुम्हें अपनाया है। हकीकत तो ये है कि तुम मेरे बदले का हिस्सा थी। जिस दिन तुमने उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, थप्पड़ मारा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था तुम्हें तोड़कर ही दम लूँगा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। धोखा नहीं, तुमने मेरे घमंड को चोट पहुंचाई थी, और कुछ जख्म वक्त से नहीं बदले से भरते हैं। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस आंसू गिराते जा रही थी। मैंने आखिरी तीर चलाया। खुद को बहुत समझदार मानती हो ना, मेहनती, आगे बढ़ने वाली। आज देख लो, एक फैसले ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। वह धीरे से उठी, गले में जो हार जबरदस्ती पहनाया गया था उसे उतारा, बिना कुछ कहे मेज पर रख दिया। जाते जाते वह एक बार मेरी तरफ देखी और भराई आवाज़ में बोली, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका इंसाफ भगवान जरूर करेगा। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा और बेरुखी से कहा, भगवान भगवान छोड़ो, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। तुम्हारी शक्ल अब तक मुझे बर्दाश्त नहीं होती। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली और खुद से कहा, आखिरकार आखिरकार हिसाब बराबर हो गया है। कुछ महीने इसी तरीके से बीत गए। गुंजन की खामोशी अब मेरे दिल के पीछे पीछे गूंजती रहती थी, लेकिन मैं खुद को बिजनेस में डुबोकर भूलने की कोशिश कर रहा था। तभी ऑफिस में एक दिन नई सेक्रेटरी आई। उसका नाम था शबाना। उसने अपने पहनावे और बोलचाल से ही मुझे आकर्षित कर लिया था। वह न सिर्फ स्मार्ट थी बल्कि काम में बहुत तेज थी। ऑफिस के लोग कहते थे कि वह पहले किसी बड़ी कंपनी में काम कर चुकी है और यहाँ आने के बाद भी वह हर काम को बड़े ध्यान से करती है। मैंने सोचा, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने शबाना को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। पहले वह सिर्फ काम के कागजात संभालती थी, फिर धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगी। वह मेरे लिए चाय लेकर आती, मीटिंग्स मेरे साथ करती और हर छोटी बात पर मुझे हंसने पर मजबूर कर देती।
एक दिन उसने कहा कि सर, आप बहुत अकेले हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी लेकर आ सकती हूँ। मैं उसकी मासूमियत और सच्चाई में फंस गया। मुझे लगा शायद ये वही नया सफ़र है जो मैंने ढूंढा था। धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा। उसकी हर बात मेरे दिल को छू जाती। मैंने उसके लिए अपने ऑफिस की छोटी छोटी खुशियों को भी बदलना शुरू कर दिया। उसकी एक मुस्कान के लिए मैं अपनी सारी थकान भूल जाता, और शबाना वह जानबूझकर मुझे और करीब खींचती गई। लेकिन यह प्यार नहीं बल्कि उसका जाल था। कुछ महीनों के बाद मैंने महसूस किया कि ऑफिस के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ है। कुछ फैसले बिना मेरी जानकारी के हो रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स अचानक रुक गए और कंपनी के पैसे की निकासी मेरे नाम से हो रही थी। मुझे लगा शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन सच तो यह था कि कोई मेरे पीछे मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन मैंने शबाना से सीधे सवाल किया, तुमने ये क्या किया है शबाना? मेरी कंपनी के कागजों पर मेरे बिना सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं? शबाना ने मेरे सामने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, अंकित जी, आप बहुत भोले हैं। आप सोचते हैं कि किसी औरत को बस प्यार करके छोड़ दिया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वही सब महसूस करवाऊंगी जो तुमने पहले किया था। मैं हैरान रह गया। उसने मेरे सामने एक फ़ाइल निकाली और मेरी कंपनी के सारे दस्तावेज दिखाए। वह दस्तावेज जिसमें मेरी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और प्रोजेक्ट्स, सब कुछ उसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जा चुका था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं बैठा रहा, जैसे किसी ने मेरे दिल की रफ्तार ही रोक दी। शबाना ने धीरे से कहा, तुमने मुझे अपनी ज़रूरत समझा और मैं तुम्हें सिर्फ एक खिलौना समझती थी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अब सब मेरे पास है, और तुम्हारी कंपनी वो भी अभी जल्द ही बंद हो जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? शबाना ने ठहाका लगाते हुए बोली, प्यार? तुम जैसे आदमी के लिए प्यार एक शब्द भर है। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकती थी। तुम सिर्फ एक रास्ते पर थे जिसमें मैं अपने असली मकसद तक पहुंची थी। तब मुझे धीरे धीरे सच समझ में आया। शबाना मेरे लिए नहीं आई थी, बल्कि किसी और के लिए आई थी। किसी एक ऐसे बिजनेस के लिए जो मेरी कंपनी को ख़त्म करवा देना चाहते थे। जिसने शबाना को मेरे पास भेजा था ताकि वह मुझे अपने जाल में फंसा सके। मेरे सामने सच का पन्ना खुल गया था और मैं चौंक गया। मेरी खुद की कमजोरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। मैंने अपनी दुनिया को एक और धोखे में खोला था। कुछ हफ्ते बाद एक ऐसा दिन भी आ गया जब मुझे अपने ऑफिस के बैंक अकाउंट की हालत देखकर महसूस हुआ कि मैं किसी के लिए सिर्फ एक खेल बन चुका था। मेरी कंपनी के सारे पैसे गायब थे, प्रोजेक्ट्स रुक गए थे और मेरा नाम पर मुकदमे की खबरें फैलने लगी। मैंने शबाना को ढूंढा, लेकिन वह कहीं गायब थी। उसने मुझे बस एक लाइन छोड़ी थी, तुमने जो किया है उसका हिसाब अब तुम्हें भुगतना होगा। मैं वहीं खड़ा रह गया, एक खाली दिल, एक टूटे हुए आत्मसम्मान और एक खाली कंपनी के साथ। हमारे कारोबार की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती चलेगी और आखिरकार घर भी हमारे हाथ से निकलने लगे। जब यह खबर मेरे पिता तक पहुंची तो उनके शरीर से सहन नहीं किया। उन्होंने अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे सामने सब कुछ टूट रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पिता के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। माँ का चेहरा धुंधला सा हो गया और वह अक्सर मुझे घूर घूर कर देखती। एक दिन उसने मुझे बहुत दर्द से कहा, तुम्हारी हर गलती का परिणाम तुम्हें मिल रहा है। भगवान इंसाफ करता है और तुम्हारे किए का फल अब तुम्हें भुगतना है। उनकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह का निराशा और ठहराव था। धीरे धीरे माँ का मन भी टूटने लगा और हर दिन की चिंता, हर दिन की कमी और हर रात के अकेलेपन ने उसे अंदर से कमज़ोर कर दिया। और कुछ ही महीनों में वह भी बीमार पड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, पर माँ की वह जान ना बचा पाए। अब मैं पूरी तरीके से अकेला हो गया था। घर का बंगला बिक चुका था, बैंक के कागजों में कर्ज का बोझ था और मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं अपने पिता और माँ की यादों के साथ बस एक खाली सी ज़िंदगी जीने लगा। मैं काम ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। धीरे धीरे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ी। दिन रात की ठंड, भूख और लोगों की तिरछी नज़रें, सब कुछ मेरे लिए एक तरह की सज़ा बन गया था। एक दिन मैं मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। हाथ आगे बढ़ा हुआ था और आंखें झुकी हुई थी। उसी समय एक बड़ी सी गाड़ी आई, जिसमें सुरक्षा गार्ड भी थे। गाड़ी से एक औरत उतरी और वही थी गुंजन, जिसे मैंने पहले तो अपनी ज़िंदगी से मिटा दिया था, लेकिन अब वह अपने पति के साथ थी। उसके चेहरे पर शांति थी और उसके कदमों में एक आत्मविश्वास था जिसे अब मैं खो चुका था। तब गुंजन ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में झलक आई, पर वह मुझसे कुछ नहीं कह बोली। उसने मेरे पास आकर बस एक बार मेरी तरफ देखा और फिर चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ गई। तभी आसपास के लोगों से मुझे बातें सुनाई दी। वो गुंजन मिस्टर विक्रम की पत्नी है, हर हफ्ते यहीं आती हैं और गरीबों को खाना देती हैं। जब से विक्रम सर से उनसे शादी हुई है, उनके घर में तो खुशहाली आ चुकी है। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। जिस लड़की को मैंने बर्बाद किया था, आज वही एक सम्मानित और दयालु जीवन जी रही थी और मैं सड़क पर भीख मांगने वाला बन चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे समझाया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध वही था। मैंने गुंजन को दर्द दिया और आज वही मेरे सामने खुशी से जी रही है। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। मुझे अब समझ में आया कि मेरे भीतर जो भी घमंड था वह सब मिट चुका है। मेरी जीत मेरी हार बन चुकी है और गुंजन की खामोशी मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई थी।
अगले ही दिन मैंने उसी मंदिर के बाहर पहुंच गया। दिल में एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों थे। मुझे पता था गुंजन शायद फिर आएगी और फिर वह मुझे वहीं आंखों में देखे का एहसास हो गया, जो मेरे अंदर की खाई को और गहरा कर दे रहा था। मैं फिर उसी जगह पर बैठ गया जहाँ कल बैठा था। हाथ आगे बढ़ा पर दिल अंदर से टूट रहा था। कुछ ही समय बाद वही गाड़ी फिर से आई। गुंजन उतरी और फिर से लोगों को खाने की थाली बांटने लगी। उसके साथ कुछ और लोग थे। वह हर गरीब के हाथ में खाना दे रही थी, हर किसी को से मुस्कुरा कर मिल रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे अब मैं खुद में महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे देखा, एक बार फिर मेरा दिल धड़कने लगा। इस बार मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर बैठने का फैसला किया। मैंने हाथ जोड़े और धीरे से बोला, गुंजन, मैं तुम्हें बहुत दुख देख चुका हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में मेरी ओर उठी, पर उसने मेरी तरफ कोई गुस्से की झलक नहीं दिखाई। बस एक शांत सा चेहरा था जिसमें दया भी थी और ठहराव भी। मैंने कहा, गुंजन, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। मैं बिजनेसमैन था और आज देखो भिखारी बन चुका हूँ। मैं हर दिन अपने किए का खामियाजा भुगत रहा हूँ। गुंजन ने मेरी बात सुनी और फिर धीरे से बोली, तुमने जो कहा वही तुम भुगत रहे हो। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। भगवान ने मुझे तुम जैसी की ज़िंदगी से निकाल कर एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में भेजा। उसने आगे कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे विक्रम मिले। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज के समय में मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। वे मुझे कभी नीचा नहीं दिखाते और मेरी हर गलती पर भी मुझे सहारा देते हैं। मैं उनके साथ बेहद खुश हूँ। उसकी यह बात सुनते मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। मुझे महसूस हुआ कि जिस लड़की को मैं अपने स्वार्थ के लिए गिराया था वह आज एक अच्छे जीवन में जी रही थी और मुझे अपनी सज़ा मिल रही है। उस सज़ा की सबसे बड़ी वजह मेरा स्वार्थ, मेरी ईर्ष्या और मेरा घमंड था। गुंजन ने फिर कहा, अब तुम अपने कर्मों को समझो और जो भी हुआ उसका फल तुम्हें मिल रहा है। और ये कहते हुए वहाँ से चलेगी। उसके जाने के बाद मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे अंदर एक तरह की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो ये बताती थी कि अब मेरे पास कोई वापसी नहीं है। मैंने अपनी गलती का एहसास किया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को अपने स्वार्थ के लिए खो दिया था और आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। मुझे अब समझ में आ गया था कि जिस तरह मैं गुंजन को तोड़कर चला गया, उसी तरह मेरा जीवन भी टूट गया। कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भीड़ में भिखारी बनकर उसी रास्ते पर आ जाऊंगा जहां मैं अपने घमंड के कारण दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या गुंजन ने उसे ना माफ़ करके सही किया या उसे माफ़ कर देना चाहिए था? आपकी जो भी राय है आप हमें ज़रूर कमेंट करें। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।